Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all on another lecture of evolution. So आज हम कल तो हमारा हॉस्टल वगैरह शिफ्ट हो रहा था, सो आई वॉज बिजी इन दैट। तो आज हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ अडेप्टिव रेडिएशन। तो देखो, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। हमने बताया नहीं, शायद बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। देखो, डार्विन की जर्नी के दौरान वो कौन सा आइलैंड पे गए थे? गैलापागोस आइलैंड के ऊपर वो गया था घूमने के लिए। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। वहाँ पर उन्होंने जानवरों की बहुत अच्छी डाइवर्सिटी देखी, ठीक है। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन्स फिंचेस अमेज्ड हिम। और कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से जो छोटे छोटे काले बर्ड्स होते थे, जिनको बाद में डार्विन की फिंचेस नाम दिया गया, उन्होंने उनको अमेज़ किया। कैसे? ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज़ ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। उन्होंने देखा कि उस सेम आइलैंड पे उन फिंचेस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ऑल द वेराइटीज़ ही कंजक्टेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। और जितनी भी वेराइटी उन्होंने एक्सप्लोर करी, उन्होंने देखी, वो सभी सिर्फ उसी आइलैंड पर ही क्या हुई थी? इवॉल्व हुई थी। From the original seed-eating features, many other form with altered beak arose। अगर हम ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर के साथ उन बर्ड्स को इवॉल्व होते हुए देखें तो बहुत सारे उनकी बीक जो बीक का साइज़ था वो भी वेरी कर रहा था आगे आगे, इनेबलिंग दैम टू बिकम। और फिर उन्होंने उन बीक के अलग अलग क्रिएचर्स ने, उनके अलग अलग ऑल्टर्ड बीक्स ने उनको इनेबल करा कि वो इंसेक्टिवरस बर्ड्स और वेजिटेरियन फिंचेस बन सकें, ठीक है। मतलब पहले वो कैसे थे? सिर्फ सीड ईटिंग थी। बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो उसी सेम आइलैंड के ऊपर एक टाइम पीरियड के बाद में कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवरस हो गई थी और कुछ कैसी हो गई थी? वेजिटेरियन फिशेस भी हो गई थी। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंटली स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज़ कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। अगर हम देखें इस प्रोसेस में क्या हुआ, मान लेते हैं ये गैलापागोस आइलैंड है। इस आइलैंड पे द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर अलग अलग स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हो रहा है जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो बाकी के जियोग्राफिकल एरियाज़ में वो ऑर्गेनिज्म फैल जाते हैं आफ्टर इवोल्यूशन या फिर ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ठीक है। मतलब एक किसी जोग्राफिकल एक पर्टिकुलर जगह से इवोल्यूशन शुरू हुआ बट वो बहुत सारी जगह फैल गया उसके बाद, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा है? विच अडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फिनोमेना। डार्विन की फिंचेस जो थी वो इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल थी। दूसरी जो एग्जाम्पल थे वो थे ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। अ नंबर ऑफ मार्सूपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बहुत सारे मार्सूपियल्स थे जो एक दूसरे से बहुत अलग थे। इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से वो इवॉल्व हुए, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। लेकिन सभी के सभी कहाँ रहते थे? ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में ही रहते थे। जब एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन होता है, मतलब व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जोग्राफिकल, किसी अलग जोग्राफिकल एरिया में अगर अडेप्टिव रेडिएशन एक से ज़्यादा बार होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट, मतलब फिर अलग अलग हैबिटेट्स होंगे, तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो प्लेसेंटल मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी क्या एग्जिबिट कर रहे थे? अडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वैराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग मार्सूपियल। मतलब कि जो प्लेसेंटल मैमल्स होते थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी एग्जिबिट कर रहे थे क्या? अडेप्टिव रेडिएशन। और वो इवॉल्व हो रहे थे बहुत अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर, ठीक है। मतलब अगर कोई पहले सिंपलर था तो वो बाद में कॉम्प्लेक्स हुआ, इस तरीके से उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ी। तो अगर कोई नॉर्मल है तो उससे वो एडवांस हुआ। तो पहले के प्लेसेंटल मैमल्स बाद में अडेप्टिव रेडिएशन शो करके थोड़े से चेंज हो रहे थे प्लेसेंटल मैमल्स, और वो आपस में किससे मेल खा रहे थे? अलग अलग मार्सूपियल से वो मैच कर रहे थे। जैसे कि प्लेसेंटल वॉल्फ है तो वो तस्मानियन वॉल्फ मार्सूपियल। देखो, इसमें प्लेसेंटल मैमल्स में अगर मोल है तो वो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में मार्सूपियल मोल है। एंटीटर है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में नम्बैट या फिर एंटीटर। माउस है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल क्या बना? मार्सूपियल माउस बना। लैमूर है तो उसका स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्विरल है तो फ्लाइंग फैलेंजर या फिर शुगर ग्लाइडर।
बॉबकैट है तस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ है तो तस्मानियन वॉल्फ। ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। देखो ये पर्टिकुलर चीज़ अगर मैं दो के बीच में देखूं, मतलब मार्सूपियल और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में अगर मैं ये चीज़ देख रही हूँ तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है कब, जब मैं कंपेयर कर रही हूँ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल को प्लेसेंटल मैमल्स के साथ में। लेकिन अगर मैं आपस में ही शो करूँ, अगर मैं तुमको बताऊँ कि ये बैंडेड एंटीएटर और मार्सूपियल रैट का क्या कनेक्शन है, तो दे बोथ आर शोइंग अडेप्टिव रेडिएशन टुगेदर। ठीक है, ये दोनों का आपस में लेना देना क्या है, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। बट अगर मैं तुम्हारे को प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सूपियल्स के बीच में कंपैरिजन करवाऊँ तो वो हो गया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस would have started when cellular forms of life with differences in a metabolic capability originated on earth। अगर नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन की बात करी जाए तो एक सही मायने में ये कब शुरू हुआ, जब सेलुलर फॉर्म्स जो थी लाइफ की वो डिफरेंसेस, जब उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस आए, दोनों वेरी करने लगे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फ़र्क आने लगा। उस टाइम पे जब उनके मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस आए सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ के अंदर, जब वो ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर, तब हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन बाय नेचर हो रहा है। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनियन थ्योरी की जो बात है, उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में क्या कहा कि भाई इवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन से ही होता है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। अगर जो रेट है अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म का, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, उसकी लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करती है, उसके लाइफ स्पैन पे भी डिपेंड करती है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स। ऐसे माइक्रोब जो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की इतनी ज़्यादा, तो वो मतलब कुछ घंटों में ही वो मिलियंस की तादाद में पहुंच जाते हैं। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कॉम्पोनेंट। मान लेते हैं कि बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसको हमने ए कहा है, वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहा है और वो एक कोई फीड कॉम्पोनेंट खा रहा है। A change in the medium composition would bring but out only the part of the population say B that can survive under the new condition। इसका मतलब अगर हम उस मीडियम के कंपोजिशन में जिसके ऊपर वो फीड करके ग्रो कर रहे हैं, उसमें अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज करें तो मान लेते हैं कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, मतलब कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाए, बाद में एक नई पॉपुलेशन बनी जो उसमें सर्वाइव कर गई उन नई कंडीशंस में, वो पॉपुलेशन को हमने कहा से बी। ठीक है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज़। तो थोड़े ही टाइम के अंदर ये जो वेरिएंट था पॉपुलेशन का, मतलब पहले तो सभी ए ही थे, पहले तो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। उसके बाद में जब हमने थोड़ा बहुत चेंज करा तो हमको पता चला कि कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इतने ही टाइम के अंदर जो वेरिएंट पॉपुलेशन का था वो ग्रो कर गया और एक नई स्पीशीज़ की तरह अपीयर हुआ। दिस वुड हैपन विद इन डेज, ये कुछ दिनों में ही हुआ। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल आर इन ईयर्स। अगर हम यही चीज़ फिश और फाउल में देखेंगे, फिश और फाउल के अंदर अगर हम ये नया वेरिएंट निकालने का ट्राई करेंगे तो ये चीज़ थोड़े बहुत सालों में होगी, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन भी सालों में होता है, तो हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे क्योंकि उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। हेयर वी सी दैट फिटनेस ऑफ बी, हम कह सकते हैं कि जो बी की फिटनेस थी वो ज़्यादा अच्छी थी ए की अंडर द न्यू कंडीशन के दौरान। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करती है जो फिट होते हैं। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करेगी जिनके अंदर फिटनेस होती है। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज़ बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिटनेस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है जो इनहेरिट करे जा सकते हैं, जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दोज विच आर इनहेरिटेड, उन्हीं
कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग फिटनेस कह सकते हैं। हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो हमारे पास एक जेनेटिक बेसिस है कि हम सेलेक्ट होंगे और इवॉल्व होंगे। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। मतलब और दूसरी बात यह है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ज़्यादा बेटर अडेप्टेबिलिटी होती है कि वो किसी भी नए एनवायरनमेंट के अंदर इजीली ढल सकते हैं। तो अडेप्टिव एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड। जो भी अडेप्टिव एबिलिटी है, जिन एबिलिटी से हम अडेप्ट हो जाते हैं उन एनवायरनमेंट के अंदर, वो पर्टिकुलर एबिलिटी, वो पर्टिकुलर चीज़ हम लोगों की वो इनहेरिट करी जा सकती है। मतलब तुमसे तुम्हारे बच्चों में और तुम्हारे बच्चों से तुम्हारे ग्रैंड बच्चों में। इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, उसका कोई जेनेटिक बेसिस होता है। फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस क्या है? फिटनेस एक एंड रिजल्ट है एबिलिटी टू, ताकि जो एबिलिटी है अडेप्ट होने की वो, और उसके बाद नेचर से सेलेक्ट होना, एंड देन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? फिटनेस। ब्रांचिंग डिसेंट, कि ब्रांचिंग डिसेंट हुआ अगर तुम फैमिली ट्री बनाओगे तो ये तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी दादी जी, फिर तुम्हारी मम्मी पापा मान लेते हैं, फिर यहाँ पे तुम। तो ये ब्रांचिंग डिसेंट आया। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था उन्होंने। तो जो चीज़ इनहेरिट होंगी उनका फैमिली ट्री में इसी तरीके से दिखाओगे ना, दादाजी से पापा में आए, ठीक है, फिर पापा से तुम्हारे अंदर आए। इसी तरीके से ये क्या बताया है? ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये की कंसेप्ट हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। डार्विन की जो बेसिस थी वो क्या थी? ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। इवन बिफोर डार्विन से पहले भी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क, हैज़ सेड दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स होता है, लेकिन कैसे? अगर हम किसी ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा डेवलप होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। ही गेव द एग्जाम्पल, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले मान लेते हैं कि पहले इतनी इतनी घास होती थी तो वो आके ईजिली खा सकता था। ये क्या है? वो है सांप नहीं है, ये जिराफ है, ठीक है। फिर घास इतनी हो गई, अब ये तो फिर भी इतना ही है, फिर इसने थोड़ा सा बड़ा करा तो ये इतना पहुंच गया, फिर घास और बड़ी बड़ी हो गई तो अब ये इतना बड़ा हो गया ऐसे, ठीक है। देखा कितना बढ़िया बनाया मैंने, ये साफ़ कर देती हूँ ओके। तो उन्होंने इसमें एग्जाम्पल लिया था जिराफ का। उन्होंने बताया कि पहले घास छोटी छोटी होती थी तो जिराफ भी छोटे छोटे होते थे। बाद में जब पेड़ बड़े हुए तो उनको स्ट्रेच करना पड़ रहा था अपनी नेक को, कि भाई वो और ऊपर तक का जो लीव्स वगैरह उनको खा सके। इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा अपनी नेक का यूज़ करा, तो उनकी नेक एक टाइम के बाद बड़ी हो गई, ठीक है। तो बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक, ठीक है। ही गेव द एग्जाम्पल, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। हु इन एन अटेम्प्ट टू फोराज लीव्स ऑन टॉल ट्री, जो बड़े पेड़ों के पत्ते खाने के लिए अपनी नेक का इलोंगेशन करवा बैठे, मतलब अपने नेक की लेंथ को बढ़ा बैठे, ठीक है। उसके बाद है कि एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग, अब उन्होंने ये जो बड़ी नेक का कैरेक्टर था वो उन्होंने आगे आगे अपने 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 पेरेंट्स में, सॉरी अपने चिल्ड्रंस में, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन में उन्होंने इनहेरिट करवाया, ठीक है। ये मान लेते हैं छोटे जिराफ्स थे, मतलब छोटे इन द सेंस ओल्ड जिराफ, फिर उनसे उनके जो चिल्ड्रन हुए उनके अंदर आया, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में आया। तो इधर अगर गर्दन छोटी थी तो उन्होंने ज़्यादा यूज़ करा तो इधर थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर उन्होंने और ज़्यादा यूज़ करा तो गर्दन और बड़ी हो गई, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो कैरेक्टर है वो किस पे बेस्ड है? इनहेरिटेड। एक मिनट हाँ। तो इलोंगेटेड नेक का जो कैरेक्टर है वो उन्होंने अपनी सक्सीडिंग जनरेशन में पास करा, जो कि कैसा था? इनहेरिटेबल था। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स कम टू अक्वायर लॉन्ग नेक्स, नोबडी बिलीव दिस कंजक्टिव एनीमोर। हाँ, ये तो ऑब्वियसली बात है। जिराफ धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर क्या हो गए, उनके पास लंबी लंबी गर्दनें आ गई, लेकिन आज इस बात को कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई नहीं मानता इस बात को, फुद्दू बात है यार ये, सही में।
इनकी थ्योरी को वाइजमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्प्रूव करा था। उन्होंने क्या करा, मतलब वाइजमैन एक मतलब बहुत वेला साइंटिस्ट था, वी कैन से दिस, क्योंकि उन्होंने 22 जनरेशन, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, 21 या 22 जनरेशन तक माउस की पूंछ काटी और उन्होंने देखा कि आगे कोई ऐसा बेबी होता है क्या, ऐसा छोटा माइस होता है क्या जिसके अंदर पूंछ कटी हुई आए। उन्होंने 22 जनरेशन तक ये ऑब्जर्वेशन देखा यार, ठीक है। तो उन्होंने आफ्टर वाइजमैन ये बिल्कुल डिस्प्रूव हो गई थी थ्योरी। अब आता है, इज़ इवोल्यूशन अ प्रोसेस, क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, और किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। द वर्ल्ड वी सी एनिमेट एंड एनिमेट इज़ ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। जो भी हम पूरी दुनिया देश दराज देख रहे हैं वो सभी क्या है, इवोल्यूशन की ही सक्सेस स्टोरीज़ का नतीजा है। अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो बहुत पुराने ज़माने में जी रहे होते। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम पूरे इस वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम इवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर अपन स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और अगर हम ये बताएं कि लाइफ कैसे आई अर्थ के ऊपर, तो हम इवोल्यूशन को एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, तो उसके बाद हम उसको एक प्रोसेस का कंसिक्वेंस मानते हैं, जैसे कि जिसको हमने नेचुरल सिलेक्शन कहा है। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस। हमको आज भी ये बात नहीं पता है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जैसी चीज़ों को हम लोग प्रोसेस कहें या फिर किसी अनजाने प्रोसेस का रिजल्ट हम उसको कहें, ठीक है। ओके, आगे है, इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। हम लोग ये कह सकते हैं कि थॉमस मैल्थस ने जो पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने उसको किसको इन्फ्लुएंस करा, डार्विन को इन्फ्लुएंस करा, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक मिनट। नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। अरे यहाँ के पक्षी भी, रियली सॉरी फॉर दिस। नेचुरल सिलेक्शन कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है जो कि फैक्ट हैं जस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम माने कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड देन पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज, तो पॉपुलेशन कैसे होगी, साइज़ में स्टेबल होगी, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। अगर उसमें कोई सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं आता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ऐसे वेरिएशन नहीं आती है, तो मतलब स्टेबल है, एक ही एनवायरनमेंट ज़्यादातर चल रहा है, तो उसी की अडेप्टेबिलिटी है लोगों के अंदर, तो वो स्टेबिलिटी से चलता जा रहा है, उनके अंदर ज़्यादा सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं आता है। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एक्सेट्रा। जो किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं वो भले ही आपस में एक जैसे दिख रहे हों, बट वो एक जैसे नहीं होते हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल्स आपस में सुपरफिशियल अगर वो एक जैसे दिख रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट अलाइक, नो इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ज़्यादातर जो वेरिएशंस होती हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं। द फैक्ट दैट theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, this fact can be seen in a growing bacterial population, and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources। ये बात हम लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास हम देखें रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहेगा वो अपनी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसको मैक्सिमम यूज़ करेगा और फिर मैक्सिमम उसके प्रोजेनीज होंगे, तो पॉपुलेशन का साइज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। पर जैसा कि हम जानते हैं नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इस वजह से पॉपुलेशन का साइज़ भी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। मतलब एक्सपोनेंशियली तो बस थ्योरेटिकल है, एक्चुअल नहीं है वो बात। मतलब प्रैक्टिकली अगर अपन सोचें तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं हो सकती कभी भी नेचर के अंदर, ठीक है। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लरिश, द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस। उन्होंने बताया कि ही असर्टेड दैट वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, उन्होंने बताया कि वेरिएशन जो कि हेरिटेबल हैं एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी। उन्होंने बताया कि जो वेरिएशन है वो कैसे हैं, हेरिटेबल है। अगर वो हेरिटेबल हैं, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो वेरिएशंस हैं वो क्या बनाते हैं, लोगों को
वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बाद उनको बेटर अडेप्टेबिलिटी देता है, वो इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद इन किसकी वजह से, इन वेरिएशंस की वजह से, अगर उनमें वेरिएशन नहीं आए तो वो पुराने के पुराने ही रह जाएंगे, और यही वेरिएशन उनको इनेबल करते हैं कि वो इजीली रिप्रोड्यूस करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनीज को छोड़ सके। ठीक है। आफ्टर दिस, hence for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristics and hence न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज। तो उसके बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अलग अलग जनरेशन्स में, बहुत सारी जनरेशन्स के अंडर जो सर्वाइवर्स होंगे, जो सर्वाइव कर चुके होंगे, उनकी प्रोजेनीज ज़्यादा होंगी और उनकी देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड हैंस, और उनके बाद जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बदलती जाएंगी, क्योंकि जो नए सर्वाइवर हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी भी अलग है, नेचर के कंडीशंस भी अलग हैं, और एक नई लाइफ हम कह सकेंगे कि अराइज हो रही है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। आज बस इतना ही करेंगे। हाँ, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीसिएशन अकर। ये जो वेरिएशन है ये कैसे आते हैं और ये जो स्पीसिएशन होता है ये कैसे होता है। इवन दो मैंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, इवन जो मैंडल चाचा थे उन्होंने भी बताया था कि फैक्टर जैसी कोई चीज़ है जो कि इनहेरिटेबल होती है, जिसकी वजह से फिनोटाइप चेंज होता है। डार्विन ने क्या तो इन बातों को इग्नोर करा, इन ऑब्जर्वेशंस को, और चुप रहे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की पहले डिकेड के अंदर जो ह्यूगो डी वरीज थे उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम करा। ठीक है। ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, उन्होंने म्यूटेशन का आइडिया हमको दिया। म्यूटेशन मतलब लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज आ जाता है, लार्ज डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। उन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, और ये जो छोटी मोटी हेरिटेबल वेरिएशन है ना, इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जिसके बारे में डार्विन ने हमको बताया। तो म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, बिल्कुल डिटरमाइन नहीं कर सकते उनको, जबकि जो डार्विन की वेरिएशंस होती हैं वो छोटी होती हैं, स्मॉल होते हैं, बट डायरेक्शनल होते हैं उनकी। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, इवोल्यूशन अगर हम डार्विन के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेजुअल था, एक लंबा प्रोसेस था, धीरे धीरे चलने वाला था। जबकि डी वरीज ने ये माना कि म्यूटेशन की वजह से स्पीशिएशन होता है और उसकी वजह से उनको हम साल्टेशन कहते हैं, मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही झटके में बहुत सारी म्यूटेशन तो बहुत सारा चेंज। तो स्टडीज़ इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट सम क्लैरिटी हमारे पास, उसके बाद थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है अगर हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो। ठीक है। इसके बाद है हार्डी विनबर्ग भी हो जाएगा आज। ठीक है। देन आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। किसी गिवन पॉपुलेशन के अंदर वन कैन फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। एक कोई भी अगर किसी को पता करना है तो कोई भी अलील कितनी है, कोई जीन कैसे है, तो उसकी हम पॉसिबिलिटी को पता कर सकते हैं, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस हम पता कर सकते हैं कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर प्रेजेंट है। उसकी हम जीन की या फिर एलील की और किसी लोकस की हम फ्रिक्वेंसी को पता कर सकते हैं। तो दिस फ्रिक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड, ये जो फ्रिक्वेंसी है ये फिक्स्ड रहती है, एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशन, और पूरी जनरेशन के अंदर सेम भी रहती है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग ए अलजेब्रिक इक्वेशन। हार्डी विनबर्ग ने ये बात हमको बताई किसको यूज़ करके, अलजेब्रा को यूज़ करके। ओके। The principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। उन्होंने बताया इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अलील की बताई हुई फ्रिक्वेंसी है किसी पॉपुलेशन के अंदर वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर। द जीन पूल मतलब किसी पॉपुलेशन के अंदर कितनी टोटल जीन्स, अगर एक पॉपुलेशन में 100 लोग हैं तो 100 लोगों के अंदर कितनी जीन्स, उनका सम टोटल कितना होता है, जीन पूल होता है। तो टोटल जीन्स और उनकी टोटल अलील्स किसी पॉपुलेशन के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सम टोटल ऑफ एलेलिक फ्रिक्वेंसी इज़ 1, उन सभी एलेलिक फ्रिक्वेंसीज का अगर हम सम करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। एक सेकेंड, एक मिनट। यस, आगे है इंडिविजुअल। एक सेकेंड,
इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की जो फ्रिक्वेंसी है उनको हम नाम दे सकते हैं, जैसे उन्होंने दिया था पी क्यू एक्सेट्रा। किसी डिप्लॉयड के अंदर जो पी एंड क्यू होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड अलील ए। छोटा ए मतलब ये डोमिनेंट वाले का कैपिटल ए का बताया है, तो पी, मुझे पता नहीं कौन हंस रहा है इतनी बुरी तरीके से, आई एम सॉरी फॉर दिस। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हॉस्टल में, अब आई कांट मैनेज एवरीथिंग, ओके सॉरी फॉर दिस। द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम इजीली पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और छोटा ए की फ्रिक्वेंसी को हम क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन allele A with a frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is P square। देखो ये क्या बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन allele A, मतलब कि जो एलील कैपिटल ए है उसकी प्रोबेबिलिटी विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ पी, छोटा पी की उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, पी है, वो किसी दोनों क्रोमोसोम, किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। कौन, कैपिटल ए नाम की अलील अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, देखो एक मिनट इसको डायग्राम से बताती हूँ, इजीली समझ आएगा। देखो यहाँ पर भी कैपिटल ए है, यहाँ पर भी कैपिटल ए है, तो ये प्रोबेबिलिटी कि दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एलील कैपिटल ए है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली छोटा ए की क्यू स्क्वायर होगी, और अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए लेंगे तो 2pq होगा, ठीक है। हैंस पी स्क्वायर और इन सब का सम कितना होना चाहिए, 1। तो दिस इज़ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। व्हेन फ्रिक्वेंसी मेजर, जब हम फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं, डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, दैट डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। अगर हमारे जो हमने एक्सपेक्ट करी हैं जो वैल्यूज़ उनसे डेविएशन आता है, उनसे वैल्यूज़ डिफ़र करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है ये किसकी वजह से आया है, इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से आया है। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्टर्बेंस अगर हुआ है, और जेनेटिक इक्विलिब्रियम को साथ में क्या बोला है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब कि change of frequency of allele in a population would then be interpreted as a resulting of evolution। अगर किसी एलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज आया है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, दैट मीन्स इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। बस आज छोटा सा बचा है बस ये 5 फैक्टर। अब हमारे पास 5 ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। दीज आर जीन माइग्रेशन, पहला है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो एक ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे बता देंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जेनेटिक फ्रिक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन। अब मान लेते हैं यहाँ पर 200 लोग थे, यहाँ पर 300 लोग थे, यहाँ के 100 लोग इधर आ गए, यहाँ हो गए अब 400, यहाँ हो गए अब 100। तो अब यहाँ पहले मान लेते हैं अगर इतनी जीन्स थी तो अब यहाँ इतनी ही हैं, यहाँ अगर इतनी थी तो यहाँ इतनी हो गई। अब तो दोनों के अंदर चेंज आया, मतलब प्लेस ए पे भी प्लेस बी पे भी, ओरिजिनल वाले पे भी चेंज आया है, और बाद में जहाँ पर शिफ्ट हुई हैं जीन्स वहाँ पर भी शिफ्ट आया है। क्या आया है, फ़र्क, ठीक है। जब माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन का किसी भी सेक्शन का, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ओरिजिनल वाले पे भी फ़र्क पड़ता है, और बाद में जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी डिफरेंस आता है। तो न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। जो न्यू जीन्स और एलील्स होते हैं वो नई पॉपुलेशन पे तो ऐड हुई हैं, और जो दूसरी पुरानी पॉपुलेशन है उनकी वहाँ से वो डिलीट हुई हैं। There would be a gene flow if this gene migration happen multiple time। अगर बार बार ये होता रहे, अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो तो उसको हम जीन फ्लो का नाम दे देते हैं। इफ़ द सेम चेंजेस अकर्स बाय चांस, अगर गलती से ये सब हुआ है, मतलब बाय चांस, मतलब लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, बट नेचर के अकॉर्डिंग बाय चांस उनको यहाँ से यहाँ आना पड़ा, तब इस चीज़ को हमने क्या कहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडनली हुआ है वो। Sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species। कई बार ये जो फ्रिक्वेंसी के अंदर, एलील फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज है वो इतना होता है कि वो एक नई पॉपुलेशन, एक नई अलग स्पीशीज़ ही बन जाते हैं। तो जो ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है,
वो फाउंडर बन जाते हैं इनका, और उनका इफ़ेक्ट क्या कहलाता है, फाउंडर इफ़ेक्ट। मतलब बार बार अगर जीन फ्लो हुआ तो एलील की फ्रिक्वेंसी इतनी बदल गई कि जो नया सैंपल है पॉपुलेशन का वो एक नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गया। और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन थी, पहले की ड्रिफ्ट हुई पॉपुलेशन थी, उनको हमने क्या कहा है, फाउंडर कहा है। तो इस इफ़ेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडर्स इफ़ेक्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, अब आता है ये छोटा सा टॉपिक जो हम जल्दी से ख़त्म करके आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। फिर अपना थोड़ा सा बचेगा, बस ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है ना, तो आई थिंक ये एक दिन में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बस इसके बाद एक और लेक्चर और करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। थिंक समझ आ रहा होगा। मुझे बता देना अगर कोई कष्ट है तो। पीछे के बैकग्राउंड का आई कांट डू एनीथिंग। घर में होते तो मैं मैनेज कर लेती यार, बट यहाँ पे अपने बर्ड्स को कैसे कहूँ कि रुक जाओ, और मैं किसी दूसरे रूम में जा नहीं सकती, इट्स नॉट अलाउड, है ना। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब हम पढ़ते हैं। Microbial experiment showed that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of a new phenotype. माइक्रोब्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि अगर पहले से कोई एडवांटेजियस म्यूटेशन को बाद में हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उससे नया फिनोटाइप बनता है। ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन में ये किसका क्या बना देता है, क्या कर देता है, स्पीसिएशन के अंदर रिजल्ट कर देता है। मतलब बाद में क्या हो जाता है, स्पीसिएशन हो जाता है इसकी वजह से। Natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. Natural selection एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर हेरिटेबल वेरिएशन हमको इनेबल करेंगे कि तुम अच्छे से सर्वाइव करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी को लीव करो। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis due to gene flow or genetic drift result in change फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड अलील इन अ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन अगर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमको ये पता है कि वेरिएशन अगर म्यूटेशन की वजह से आते हैं और रिकॉम्बिनेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब रिकॉम्बिनेशन होता है उस टाइम पे जो वेरिएशन आता है, और किसकी वजह से, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो वेरिएशन आता है उसकी वजह से जीन्स की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है और अलील की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है आगे की फ्यूचर जनरेशन के अंदर। Coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like a different population. ठीक है, कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन क्या दिखा रहा है कि भाई एक नई पॉपुलेशन की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। फिर अगर इतनी बार किसी एलील की जीन्स की फ्रिक्वेंसी में चेंज आया हुआ होता है तो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्टेबलाइजेशन भी हो सकता है। ये मैं एग्जांपल के साथ बता दूंगी। इन विच मोर इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर एक्वायर करेंगे ज़्यादातर लोग। ऊपर ग्राफ दिया हुआ है वो उसी के बारे में है। अगर स्टेबिलिटी होती है तो ग्राफ एकदम बीच में होता है। तो मीन कैरेक्टर वैल्यू मान लेते हैं, एक वैल्यू थी 10, एक वैल्यू थी 20, तो ये दो लोग थे। अगर मैं इनमें से 15 को चूज़ करूं दैट विल बी माई मीन वैल्यू, और ज़्यादातर लोग अगर 15 को ही चूज़ कर रहे हैं तो ग्राफ एकदम बीच में बनेगा। वो स्टेबल ग्राफ होगा, स्टेबलाइजेशन का ग्राफ होगा। मतलब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्टेबलाइजेशन आया है और जो ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे वो मीन कैरेक्टर वैल्यू इस 15 को चूज़ करेंगे। डायरेक्शनल चेंज मतलब एक डायरेक्शन में अगर मैं ज़्यादा इंडिविजुअल, ज़्यादा नेचर 20 वाले लोगों को चूज़ करती है तो वो क्या करेगी, एक प्रकार के लोगों को ज़्यादा चूज़ कर रही है तो ग्राफ एक डायरेक्शन में बहता हुआ सा बनेगा। और ऊपर ग्राफ देखेंगे तो जो ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे एक्वायर करेंगे, मीन वैल्यू को छोड़ के। बाकी की वैल्यू 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है वो, बट इन दोनों में से एक। और डिसरप्शन मतलब दोनों ही चूज़ कर लिए, 10 भी चूज़ कर लिया, मीन को छोड़ के बाकी एक्सट्रीम वाले दोनों चूज़ कर लिए, तो ग्राफ ऐसा सा बनेगा, अजीब सा। ठीक है, तो मोर इंडिविजुअल्स ने एक्वायर करा है पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, मतलब पेरिफेरल 10 और 20। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखो, देखते हैं इधर। देखो सबसे पहले ये था फिनोटाइप ऑफ फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। सबसे ऊपर टिप पे कौन है, मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। ठीक है, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहला पीक गेट हाई, और पीक हाई हुई और नैरो हुई। ठीक है, मतलब एकदम नुकीली से चोंच निकली, तो ये क्या था, मीन वैल्यू को ज़्यादा चूज़ करा है। उसके बाद पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, पीक एक डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हुई है तो मतलब कैसा है, कैसा चेंज है, डायरेक्शनल है। अगर 2 पीक बनी है तो मतलब डिसरप्शन है। ज़्यादातर अगर 2 पीक का पूछे तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं होता, बस डिसरप्टिव बताओ और ख़त्म करो काम। ठीक है,
सो आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा जितना भी लेक्चर हम दे रहे हैं। उसके बाद बस एक क्लास और बचेगी, फिर रिवोल्यूशन ख़त्म, फिर बायोटेक शुरू कर लेंगे। तो 12th का ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है। आई होप यू ऑल आर रीडिंग एनसीईआरटी प्रॉपरली। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ो, कुछ दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, तो गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट तो नहीं है, क्या गुड नाइट, किसी भी टाइम गुड नाइट बोल देता ना तुमको। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। और क्या बोलती हूँ मैं, हाँ, गॉड ब्लेस यू।